बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वअहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो हमने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है और उसके हम जो है पैथो पर पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी जो है एक लेक्चर हो चुका है। और उस लेक्चर में जो है मैंने बेसिक बेसिक जो जो इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना था वो करवाया था, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो इस सर्वाइकल पैथोलॉजी से रिलेटेड जो था वो करवाया था। आज जो है बेसिकली हम डिफरेंट पैथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं एंड दैट इज अबाउट ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवेरियन ट्यूमर्स को हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है हम सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो है उनको डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए भी सब ट्यूमर्स को एक साथ नहीं पर करवा रहा ताकि वो आपस में जो है वो मिंगल ना हो, पजल ना हो जाओ कि यार अगर ओवेरियन ट्यूमर्स भी आज मैं करवा दूं और आज ही मैं यूट्राइन ट्यूमर्स वगैरह करवा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या चीजें हैं दोनों, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है मैं ओवेरियन ट्यूमर ज्यादा करवा रहा हूँ और उसके साथ जो है सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो है वो करवा रहा हूँ। तो बहुत एक अच्छे से और कंसाइज और प्रिसाइज वे में मैं जो है मैं करवाऊंगा ताकि आप सबको जो है वो समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिर फर्स्ट एड उठाओ, उसको रट्टा लगाओ और रट्टा के लगाना उसको समझो और फिर जो है अपने कीवर्ड्स को तलाश कर उनको मार्क करो। और कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ व्हाट आर द ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है। तो ओवेरियन ट्यूमर जो है ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर, तो ये जो मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मास इन द फीमेल्स हु हैज एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एडिनेक्सल मास होते हैं उन फीमेल्स में जिनकी उम्र जो है वो 55 ईयर्स ऑफ एज होती है, ठीक है। बिकॉज अब आप सबको पता है कि एवरेज जो मोस्टली जो वुमेन्स की मेनोपाज की एज है वो 51 है। किसी की वेरी भी करती है लेकिन जो एवरेज है वो 51 कंसीडर होती है। आपका पता नहीं है लेकिन 51 जो है वो कंसीडर होती है, ठीक है। अब ये जो वुमेन्स है ओवेरियन ट्यूमर्स के साथ ये रिप्रेजेंट करती है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्लूरल इफ्यूजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम प्लूरल इफ्यूजन का जो है ये किस्सा भी समझेंगे कि व्हाई प्लूरल इफ्यूजन अकर्स इन द पेशेंट्स ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है। एक ट्यूमर होता है उसका हम देखेंगे आगे जो कि सेक्स कोर्सोमल ट्यूमर है, दैट नेम इज मिक्स मीग सिंड्रोम, ठीक है। उसमें जो फाइब्रोमा होता है उसमें जो हमें प्लूरल इफ्यूजन जो है वो देखने को मिलती है, हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाओ कि इसमें जो है वुमेन कैसे प्रेजेंट करती हैं। तो वुमेन जो है प्रेजेंट करती हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है बिकॉज ऑफ इट इज अ मास, तो आपको डिस्टेंशन फील होती है। तो आपको क्या नजर आ सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलती है, ठीक है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है क्योंकि एक मास है तो मास जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो ऑर्गन जो है उनको भी जो है वो कंप्रेस कर सकता है। तो इंटेस्टाइन वगैरह को जब कंप्रेस करेगा तो क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जो प्लूरल फ्यूजन, तो प्लूरल फ्यूजन को भी हम रहने दें, जब हम इसके टॉपिक पर पहुंचेंगे आगे ट्यूमर पढ़ेंगे तो फिर हम इसको साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो रिस्क फैक्टर है ये किन लोगों में जो है ओवेरियन ट्यूमर ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर लिख रहा हूँ मैं। कोशिश करूंगा कि मैं इन रिस्क फैक्टर्स को है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाई दिस रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द ओवेरियन ट्यूमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाओ तो इंक्रीज रिस्क होता है वो एडवांस एज के साथ होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, सबको पता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं वो एडवांस एज में ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ उनकी जो इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं खत्म होने लग जाती है। एक वक्त आ जाता है उनको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी का सारा सीन होता है, ठीक है। और आप कहोगे तो यार जो फीमेल जी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें क्यों नहीं होता? उनमें भी ये जो रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज होता है लेकिन एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज एडवांस एज कम होता है, ठीक है। उनमें इसलिए होता है कि उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है या उनका जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो भी कमजोर होता है। लेकिन जो बुरे हैं उनका तो मुकम्मल ही जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक हो गया एडवांस एज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओवुलेशन जो कि ज्यादा हो, जिनमें नंबर ऑफ लाइफ टाइम ओवुलेशन ज्यादा हो। अब ये किन वुमेन्स में देखने को मिल सकता है? दो केसेस हो सकते हैं। इफ आप अगर जो लड़की है या गर्ल है उसको अर्ली मेनॉर्की हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो पॉसिबिलिटी है प्यूबर्टी के वो 9 टू 13 इयर्स की होती है, ठीक है। उसको मे बी 7 टू 8 इयर्स हो जाए, इस इन इयर्स में अगर हो जाएगा तो उसको हम अर्ली मेनॉर्की कह देंगे, अर्ली मेनॉर्की कह देंगे, ठीक है। और उन वुमेन्स में जिनका जो मेनोपाज का जो पीरियड है वो जिनकी मेनोपाज जो है वो बहुत ज्यादा लेट हुई है, फॉर एग्जांपल द एवरेज जो है वो 51 है, मे बी एक वुमन को जो 60 होगी। होता क्या है कि जब अर्ली मेनॉर्की हो जाए या दोनों में से कोई भी हो जाए, 60 प्लस एज में जाके मेनोपाज हो जाए, अब हर महीने में होना क्या होता है कि ओवरीज ने जो फोलिकल्स है उनको मेच्योर करना होता है। तो जब वो प्रोसेस होता है वो बेसिकली मियोसिस हो रही होती है उसमें। तो मियोसिस जब होती है तो कभी ना कभी उसमें जो है वो एरर आ सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवेरियन ट्यूमर्स, ठीक है।
होप सो कि आपको इस कंसेप्ट का समझ आ गया होगा, ठीक है। इस वजह से जो है ये रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर होता है ओवेरियन ट्यूमर्स का उन पेशेंट में जिनको अर्ली मेनार्की हो जाता है, बिकॉज ऑफ इनको ज्यादा टाइम मिल गया ना फॉलिकल्स को मेच्योर करने का, और जब फॉलिकल्स मेच्योर ज्यादा होंगे तो उनमें म्योसिस होगी, तो म्योसिस में जो है वो एरर वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। साठ की भी वही बात है कि अगर मेनोपॉज काफी लेट हुआ है तो दैट मीन्स कि उसको जो है उसके जो फॉलिकल जो है उनको टाइम मिल रहा है दोबारा से मेच्योर होने का, ठीक है। दोबारा कह रहा हूँ, जारी बात है, जितने एग्स प्रेजेंट है वुमेन में उतना तो उसने चलना ही चलना है, ठीक है। तो ये जो है रिस्क फैक्टर 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लेट मेनोपॉज भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो नल्लीपैरिटी, ठीक है। अब नल्लीपैरिटी हम उन वुमेन्स को कहते हैं हु हैव नेवर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है। जारी बात है, जब आप कंसेप्शन नहीं करोगे तो कंसेप्शन नहीं करोगे दैट मींस कि आपका जो ओवेरियन साइकिल है या आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा। जब वो कंटिन्यू रहेगा तो हर महीने जो है आपको मेंसेस आएंगे, हर महीने जो आपको आपके जो फॉलिकल्स बनेंगे, तो जब फॉलिकल्स बनेंगे तो दैट मींस कि वहां पर चांसेस हो सकते हैं ना कि जो कैंसर है ये इस कैंसर डेवलप होने के, तो नल्लीपैरिटी इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर टू कंट्रीब्यूट टू ओवेरियन ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस है, और इसके बाद जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। और इनमें जो आपने याद रखना है वो याद रखना है बरका वन एंड बरका टू, ठीक है। और ये जो है लिंच सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, लिंच सिंड्रोम के साथ, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो हो गए वो रिस्क फैक्टर जो कि इंक्रीज करते हैं चांसेस ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन ट्यूमर। अच्छा, कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो कि इस ट्यूमर्स को इस ट्यूमर के होने के चांसेस को कम करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं उनको मैं फैक्टर्स रिस्क फैक्टर सॉरी कह सकता हूँ, फैक्टर्स जो कि डिक्रीज करते हैं। ग्रीन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको लग जाए कि ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, रेड फ्लैग नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी, ठीक है। आप सबको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो आपका जो है जो साइकिल है, मंथली साइकिल है, वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये आप सबको पता है क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहे होते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक करवाते हैं एफएसएच एलएच की, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो फॉलिकल जो है वो नहीं बनते, ये रीजन होगी। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग भी होता है, ठीक है। आप जितनी ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे आपके लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये क्या करती है, जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो प्रोलैक्टिन इट इज एमसीक्यू आता है, एनआरएम एमसीक्यू आ चुका हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये जो प्रोलैक्टिन है ये बेसिकली इसको ये भी इनहिबिट करता है एलएच एफएसएच को, जिसकी वजह से जो क्या होता है वो जो साइकिल होता है मंथली जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो कि ये फैक्टर्स हैं जो कि ओवेरियन ट्यूमर को डेवलप होने से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हो गया ओसीपी यूज। आप सबको पता है कि ओसीपी जो है ये भी प्रेगनेंसी से बचाता है। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं ये आपको बचाती हैं फ्रॉम द ओवेरियन ट्यूमर से, ठीक है। अब आ जाओ कि ओवेरियन ट्यूमर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओवेरियन ट्यूमर जो है बेसिकली अगर हम टाइप्स देखें, आगे उनकी सब टाइप्स भी हैं, तो ओवेरियन ट्यूमर जो है वो तीन तरह के होते हैं। या तो ये एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। लेट मी राइट हियर, एपिथेलियल ओरिजिन, आपको नाम से पता चल गया कि उसकी जो लाइनिंग होती है, सरफेस लाइनिंग होती है, वो कि कोई भी एपिथेलिया हो सकता है, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियल ओरिजिन है इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। या तो ये सेरस हो सकती है या तो ये म्यूसिनस हो सकती है। अब ऐसे ट्यूमर्स, एपिथेलियल ओरिजिन के ऐसे ट्यूमर्स जिनकी जो सरफेस लाइनिंग है वो रिजेंबल करती है फेलोपियन ट्यूब के साथ, ठीक है। आप सबको पता है फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड जो है एपिथेलिया होता है, ठीक है। तो इन ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं सेरस या सीरस भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो सीरस एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं। आगे हम इनकी फर्दर टाइप्स देखेंगे क्या होती है, ठीक है। एनी एपिथेलियल ओरिजिन ट्यूमर दैट हैज एपिथेलियल सरफेस लाइक द फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, उसको हम सीरस एडिनोमा भी कह सकते हैं जो कि बिनाइन होता है, सीरस कार्सिनोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऐसे एपिथेलियल ओरिजिन, ऐसा एपिथेलियल ऐसा ट्यूमर जिसकी जो सरफेस है उसका एपिथेलियम रिजेंबल करता है एंडो सर्विक्स के एपिथेलिया के साथ। और आप सबको पता है कि आपका जो सर्विक्स है वो लुब्रिकेशन भी करवाता है, ठीक है। वो सिक्रीशन भी करवाता है, ठीक है। तो वो म्यूसिनस कहते हैं हम उसको। तो रिजेंबल लाइक एंडो सर्विक्स, इसको हम कहते हैं म्यूसिनस। ये कंसेप्ट इसलिए मैंने क्लियर किया ताकि आपको पता लग जाए कि यार ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये कंसेप्ट जो है क्यों जरूरी था, क्योंकि आप रट्टा लगा लोगे, रट्टा लगाने से आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एपिथेलियल ओरिजिन, ये वन हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ,
तो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, आप सबको पता है कि जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये बेसिकली वो ट्यूमर्स होते हैं, इनमें जर्म लेयर्स का ना कोई पार्ट होता है, ये एक्टोडर्म हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे जो हमने देखना है वो सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स देखने हैं। सेक्स कोड ट्यूमर्स देखने हैं, ये तीन ट्यूमर्स को जो है हमने आज डिस्कस करना है, और इनकी आगे बहुत सी टाइप्स नहीं है, ठीक है, ये आगे सिर्फ टाइप्स हैं, इनकी आगे हमने सब टाइप्स भी देखनी है। एपिथेलियल रीजन की तरफ अब हम आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवेरियन ट्यूमर्स आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम एपिथेलियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक बड़ी सी हेडिंग दे देता हूँ, एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स, एपिथेलियल एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है। अब एपिथेलियल ट्यूमर जो है, इनमें हमें बिनाइन कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं और इनमें हमें मेलिग्नेंट कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अबाउट 65% ऑल ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर जो है वो एपिथेलियल ओरिजिन होते हैं, ऑल ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ सीरस सिस्ट एडिनोमा। व्हाट इज सीरस सिस्ट एडिनोमा? सीरस एडिनोमा, सीरस से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका जो एपिथेलिया है वो किस ओरिजिन का होगा, इसका एपिथेलिया जो है वो फ्लोपियन ट्यूब से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। सिस्ट लाइक होता है, और एडिनोमा से आपको पता लग रहा है कि इट इज अ बिनाइन कंडीशन। अब यार मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑफ इतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ओवेरियन ट्यूमर्स के जो है, जितने भी ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। दिस फैक्टर भी मैंने बता दिए, और वो फैक्टर भी बता दिए मैंने कि जिनकी वजह से जो है ओवेरियन ट्यूमर नहीं होते। तो अब आपके ऊपर है कि आपने केस कैसे बनाना है, या एग्जामिनर ने केस कैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं केस बनाकर दूं, वो इस तरह से बनाकर दे सकता हूं मैं कि अ पेशेंट केम टू यू हु हैज अ एज ऑफ 55, ठीक है, या 56 ले लो, ठीक है। आपने जब उससे हिस्ट्री पूछी, वो अनमैरिड थी, ठीक है, अनमैरिड थी, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि यार मुझे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, ठीक है, और मुझे कॉन्स्टिपेशन भी होती है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्लूरल एफ्यूजन जो है इटसेल्फ इट इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम सीरस सिस्टिनोमा, ठीक है। वो हमें एक ही कंडीशन में देखने को मिलती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहना है कि हमने जो है बायोप्सी की है, ओवेरियन की बायोप्सी की, ठीक है। उसमें हमें जो है वो सिलिएटेड लाइक एपिथेलिया नजर आया है, ठीक है, और सीरस फ्लूइड जो हमें देखने को मिला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। एक बात याद रखिए कि आगे हमने सीरस जो है वो कार्सिनोमा भी पढ़ना है, उसकी भी सेम फाइंडिंग होगी, लेकिन उसमें हमें एक प्लस फाइंडिंग मिलेगी, वो होगी स्मोमा बॉडीज, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर स्मोमा बॉडीज का जिक्र नहीं है, तो दैट विल बी अ सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है, ये आंसर होगा उसका, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दोनों ऑप्शन दी होंगी, सीरस सिस्ट एडिनोमा एंड सीरस कार्सिनोमा, ठीक है। और दोनों की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो कौन सी होती है, फ्लोपियन ट्यूब लाइक। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। सीरस सिस्ट एडिनोमा हो गया, उसके बाद आ जाओ म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है। तो म्यूसिनस से जो आपको पता लग जाना चाहिए कि यार इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो किस ओरिजिन की है, वो है एंडो सर्विक्स की। अगर ज्यादा नहीं भी याद रखना तो खाली सर्विक्स ही याद रख लो, ठीक है। सिस्ट एडिनोमा मींस कि इट इज अ बिनाइन कंडीशन, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, इसकी यही फाइंडिंग हो सकती है, वो बताएगी कि मुझे सीरस जो है म्यूसिनस काइंड ऑफ म्यूसिनस लाइक जो सिक्रीशंस होती हैं, ये हो सकता है, ठीक है। और बायोप्सी जब आप करोगे तो उसको आपको क्या नजर आएगा, म्यूसिनस सिक्रेटिंग एपिथेलिया नजर आएगा, ठीक है, सिमिलर टू द एंडोसिल्वेक्स, ठीक है। तो ये जो है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा में आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाओ तो ब्रेनर ट्यूमर, ये कह लो कि दरमियान का रास्ता है, ब्रेनर ट्यूमर। अच्छा, ये ऐसा ट्यूमर है, इसमें ना तो फिलिपियन ट्यूब का एपिथेलिया होता है, ना तो इसमें जो है सर्विस का एपिथेलिया होता है। नो, मैं यहाँ पर रेड से लिख देता हूँ, नो एपिथेलियम फ्रॉम फ्लोपियन और एंडोसर्विक्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक और तरह का एपिथेलिया होता है, वो हमारे जो है वो ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया, और यू कैन से यूरोथेलियल लाइक आपको जो है वो एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। तो इसमें यूरो
एपिथेलियल लाइक एपिथेलिया जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रेन ट्यूमर में। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें आपको फाइंडिंग देखने को मिलती है जब आप बायोप्सी करते हो, तो इसमें जो है इस एपिथेलिया में, तो इसमें कॉफी बीन लाइक जो है वो आपको सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका हॉलमार्क है और यू कैन से कि इसकी जो है कीवर्ड है। ठीक है, अब आ जाओ हमने जो है सीरस जो बिनाइन कंडीशन थी उनको पढ़ लिया, अब आ जाओ मेलिग्नेंट कंडीशंस पर। ठीक है, तो सीरस कार्सिनोमा है और सीरस जो है म्यूसिनस कार्सिनोमा, ये दो है। ठीक है, सीरस कार्सिनोमा है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यूसिनस कार्सिनोमा। ठीक है, जो सीरस कार्सिनोमा जो है, ठीक है, ये बिल्कुल बिनाइन कंडीशन की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि ये कार्सिनोमा है इसमें आपको जो है वो सोमोमा बॉडीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्मोमा बॉडीज आर नथिंग बट यू कैन से कि ये क्लासिफिकेशन अराउंड द नेक्रोसिस होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेक्रोटिक बॉडी, नेक्रोटाइज बॉडी, और इसके इर्द गिर्द जो क्लासिफिकेशन हो चुकी है इस होल को हम जो है वो स्मोमा बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेरस कार्सिनोमा। ठीक है, अब आ जाओ म्यूसिनस कार्सिनोमा। ठीक है, म्यूसिनस कार्सिनोमा में क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है ये तब होता है जब कोई और ट्यूमर जो है वो उसकी जो है मेटास्टेसिस हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द अपेंडिसल और अदर जीआई ट्यूमर्स, अपेंडिशियल और अदर जीआई ट्यूमर्स। कहने से मुराद ये कि म्यूसिनस कार्सिनोमा तब होता है जब जीआई ट्रैक में से कोई भी ट्यूमर की मेटास्टेसिस हो जाए ओवरीज में। ठीक है, इसको हम एक क्रकनबर्ग ट्यूमर का भी नाम देते हैं, लेकिन वो एक जब हम जीआईटी में आएंगे तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि इससे जो है आपकी जो है इंट्रापेरिटोनियल जो है एक्युमुलेशन ऑफ द म्यूसिनस मटेरियल हो जाता है। ठीक है, आपकी जो इंट्रापेरिटोनियल कैविटी है, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी, उसमें जो है म्यूसिनस एक्युमुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका एक हॉलमार्क वर्ड है। अगर मैं आपको अभी एक एमसीक्यूज दूं तो आपको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, अभी आप स्टेटमेंट सुन लो, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने पर जो है वो बहुत टाइम लगेगा। तो स्टेटमेंट सुनो, a 50 years old female is being investigated for weight loss and bilateral suspicious cyst on her ovaries। ठीक है, सिस्ट की बात हो रही है ना, तो सिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बायलेटरल है। ठीक है, अब बायोप्सी इज टेकन एंड दैट शोज, मैं सिर्फ बायोप्सी के हॉलमार्क लिखूंगा, क्या क्या हो सकते हैं, दैट शोज सॉलिड, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ सिलिएटेड सेल्स, ठीक है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, सिलिएटेड सेल्स, ठीक है, प्लस उसमें आपको स्मोमा बॉडीज देखने को मिली हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देखो सॉलिड इरेगुलर कलेक्शन ऑफ द सिलिएटेड सेल जो है, सिलिएटेड सेल है तो कौन सा हो सकता है, इधर इट इज अ सेरस सिस्ट एडिनोमा हो सकता है, या ये हो सकता है सेरस कार्सिनोमा। ठीक है, सिस्ट एडिनोमा में आपको जो है सिलिएटेड सेल देखने को मिलते हैं बस, लेकिन स्मोमा बॉडी जो है वो आपको देखने को मिलती है इन सेरस कार्सिनोमा में, तो आपका राइट आंसर ये होगा। होप सो कि यार कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट ट्यूमर, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूमर में ओवेरियन का जो है, ठीक है, और वो है जम सेल ट्यूमर्स। ठीक है, जम सेल ट्यूमर्स, यार इतना टाइम इन्वेस्ट करने का मकसद ये होता है कि आप जो है लेक्चर्स कम से कम लो, उसके बाद जो है फिर आप फर्स्ट एड जब उठाओगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा किसी भी चीज को जो है वो पढ़ना। ठीक है, अब ये जो जम सेल ट्यूमर जो है इनमें भी जो है वो चार तरह के होते हैं, चार तरह की, जो सबसे पहले आ जाओ तो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा है और एक इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा है, इन दोनों को जो है मैं कंबाइन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, और यहाँ पर आ जाओ इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। ठीक है, दोनों की एक ही कहानी है तकरीबन। ठीक है, लेकिन जो मेच्योर होता है वो थोड़ा यू कैन से कि उसकी जो स्टेजिंग है या डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया वो कम होता है निस्बतन एज कम्पेयर टू द इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा।
अच्छा, बट टेराटोमा से आपको एक बात याद आ रही होगी कि जो टेराटोमा है ना, ये ऐसा ट्यूमर होता है, इसमें जर्म सेल लेयर की जो है, जर्म सेल लेयर होती है ना, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है, उनके जो है डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल टीथ, हेयर, ठीक है, सीबम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टीथ, हेयर, सीबम प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये अबाउट जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे लिखने दें कि ये जो जर्म सेल ट्यूमर जो है, ये अबाउट 50% जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन पेशेंट में। 50% ऑफ ऑल द ओवेरियन ट्यूमर जो है वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स में, ठीक है। तो ये टेराटोमा से आपने याद रख लेना कि इसमें जो जितने भी आपकी जो जर्म लेयर्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा प्रेजेंट हो सकता है। टीथ हो गए, हेयर हो गए, सीबम हो गए, मसल्स इवन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है ये उन गर्ल्स में होता है, एडोलेसेंट्स में होता है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अबाउट इनकी जो एज होती है, आप यू कह लो कि 20 ईयर्स, बिफोर 20 तक ये जो है, जो लड़कियां होती हैं उनमें जो है डायग्नोज हो जाता है, ठीक है। एक और कंडीशन है इसी से रिलेटेड, उसमें हम कहते हैं स्ट्रोमा ओवेरी, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा ओवरी है, बेसिकली ये भी टेराटोमा ही है, ये इसी की काइंड है, लेकिन इसमें जर्म सेल के जो डिफरेंट डेरिवेटिव है, उनकी बजाय इसमें जो है वो आपका जो है थायराइड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, थायराइड टिश्यू। अब जब थायराइड टिश्यू प्रेजेंट होगा तो आपका थायराइड जो है वो गले में भी प्रेजेंट है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट और डिस्प्लेसली प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है, वो अपने आप ही काम करेगी मोस्टली, ठीक है, क्योंकि उसकी वो जगह ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मैंने ऑफिस में बताया कि आपने भाई इन फाइलों को चेक करना है, ठीक है, लेकिन उसका काम है झाड़ू लगाना, वो फाइलों को खाक चेक करेगा, वो सिर्फ उसकी उन फाइलों को और बेरागर करेगा। तो दैट मीन कि जो थायराइड टिश्यू है जो कि गलत जगह पर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये आपके T3 T4 हार्मोन को ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज करेगा तो दैट विल लीड टू द कंडीशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सिस्टम, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, सिंपल, ये बात सारी बात है, ठीक है। और ये जो है इसकी जो है ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है, बेनाइन भी हो सकता है। अब ये जो मेच्योर जो है ये बिनाइन कंडीशन है, और अगर इमेच्योर की बात आ जाए तो ये इट इज अ मेलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। अब आ जाओ डिसजर्मिनोमा, व्हाट इज डिसजर्मिनोमा, ठीक है। तो डिसजर्मिनोमा जो है ये बेसिकली मेलिग्नेंट होता है, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर्स में सिर्फ आपने जो बिनाइन कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेच्योर टेरेटोमा होता है, बाकी जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे मेलिग्नेंट होते हैं। अब ये जो डिसजर्मिनोमा है ये भी एडोलेसेंट्स में होता है, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट टू द मेल सेमिनोमा है, इक्विवेलेंट टू मेल सेमिनोमा है। इनके बारे में ही हम देखेंगे, मेल ट्यूमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका एनआरई में क्वेश्चन आता होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इन द मेल एंड दैट इज सेमिनोमा, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अब होता ही है कि इनकी जब हम बायोप्सी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग सेल नजर आती हैं, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्राइड एग अपीयरेंस नजर आती है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर साइटोप्लाज्म और इसमें जो है आपका एग होता है, तो आपको समझ तो आ गई होगी कि यार ये जो है फ्राइड एग की तरह जो है नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने पूरा अंडा ही बना दिया आपका फ्राइड एग, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को जो हम कहते हैं फ्राइड एग अपीयरेंस, और ये क्लासिकली सीन होती है डिसजर्मिनोमा में, ठीक है। इसके ट्यूमर्स मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इसमें जो है वो HCG इंक्रीज हुआ होता है, और इसमें जो है वो LDH जो है वो भी डिग्री इंक्रीज हुआ होता है, और ये एसोसिएटेड होते हैं टर्नर सिंड्रोम के साथ, ठीक है। तो ये आपको हॉलमार्क याद रखने हैं, HCG इंक्रीज हुआ होता है और LDH जो है वो भी इंक्रीज हुआ होता है। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्म द जर्म सेल ट्यूमर में, ठीक है, उसके बाद हमारा अभी सेक्स स्ट्रोमल ट्यूमर भी रहता है, और मुझे लगता है मुझे सिर्फ इसी पर वीडियो खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, और जब एडिटिंग वगैरह करूंगा तो यही कोई जो है ये 25 मिनट तक हो जाएगी, लेकिन अभी चूंकि आगे टॉपिक रहता है तो हार्डली जो है वो 40 मिनट तक बात जो है वो चली जाएगी। अब आ जाओ योग सैक ट्यूमर पर, ठीक है। तो ये जो योग सैक ट्यूमर जो है ये आल्सो कॉल्ड एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ये जितनी भी चीजें जिनके दो दो नाम है वो कोशिश किया करो याद रखा करो, क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है वो उलझ जाता है इन चीजों में है। तो इसका सेकंड नाम जो है वो है, तो इनका जो सेकंड नाम जो है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। अभी मेरे लैपटॉप के साथ जो मसला हो गया था कुछ, तो इसको सेकंड नाम जो है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, अभी मेरे लैपटॉप के साथ जो मसला हो गया था कुछ, तो इसको सेकंड नाम जो है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, अभी मेरे लैपटॉप के साथ जो मसला हो गया था कुछ
पिछली 2-3 वीडियो से हो रहा है कि वीडियो जो है वो आधे घंटे बाद जाकर जो है वो स्टॉप हो जाती है खुद ब खुद। एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ये फिर मुझे मर्ज करना पड़ती है क्योंकि एक एडिटिंग का और एक नया स्टेप है। तो यार अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश किया करो यार, आप भी जो है वो करा करो। ये आप सबके लिए कर रहा हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं कर रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इससे इन चीज़ों को पढ़कर अगर आप एक एक मुसीबत भी सॉल्व करते हो तो दैट विल बी माय रिवार्ड, ठीक है। तो कोशिश किया करें यार, पढ़ा करें। यही जिंदगी है, यही खूबसूरती है जिंदगी की, आप कुछ पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का जो है वो नाम रोशन करें। अच्छा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, ठीक है। और इसमें जो है योग सैक से आपने याद रखना है, योग सैक, तो इसमें जो है आपको स्पेशल काइंड ऑफ जो है येलो फ्रेबल हेमरेजिक मास नजर आते हैं, ठीक है। येलो फ्रेबल हेमरेजिक मासेस जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। जब आप इसकी बायोप्सी करते हो तो आपको जो है ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। ऑन बायोप्सी ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर है इसका हम नाम देते हैं शिलर डोवल बॉडीज, शिलर डोवल बॉडीज, ठीक है। दैट इज द की वर्ड यार, ठीक है। तो कीवर्ड जो है यूएसएल पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी याद रहती तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि बाद औकात वो जो एग्जामिनर इतना बगैरत होता है कि वो एग्जैक्ट नेम नहीं देता, वो ये बताता है कि ग्लोमेरुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है बायोप्सी पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो यार योक्सेक ट्यूमर जो है, ठीक है, या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है, ये आपने मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो योक्सेक ट्यूमर है, इनमें जो है वो आपको अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। ऊपर में, ऊपर जो हमने डिसजर्मिनोमा पढ़ा और योक्सेक ट्यूमर पढ़ा, इसमें जो मार्कर्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स के जो लेवल हैं या जो बायोकेमिकल्स हैं, उनके इन लेवल को लाजमी आपने याद रखना है, इनको नहीं भूलना है। एससीजी और एलडीजी उसमें, एलडीएच उसमें राइज होता है, और योक्सेक ट्यूमर में जो है वो अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो राइज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एबीसी का कीवर्ड आल्सो, ठीक है। एक ये कीवर्ड हो गया, एक ये कीवर्ड हो गया, और क्या चाहिए आपको। तो ये जो है चीजें आपने देखनी है। उसके बाद आ जाओ हमारा लास्ट ट्यूमर फ्रॉम द ओवेरियन ट्यूमर साइड, ठीक है, जो कि है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ये बेसिकली आपका जो है अबाउट 5% जो है ये ऑल ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो सबसे पहले हमने पढ़ना है वो पढ़ना है फाइब्रोमा, ठीक है। ये आपको याद भी रह जाएगा। स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक सिम्टम बताई थी, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन के साथ जो है पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फाइब्रोमा, फाइब्रोमा के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इट इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ मेसी फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके बंडल ऑफ स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, बंडल ऑफ स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका प्लूरल इफ्यूजन के साथ क्या ताल्लुक है, और तो एक कंडीशन है यहाँ पर जिसको कहते हैं हम मेक सिंड्रोम। अब ये जो मेक सिंड्रोम जो है ये बेसिकली ट्रायड होती है, ठीक है। ट्रायड मतलब कि तीन सिम्टम्स या तीन क्लासिकल फाइंडिंग्स की जो है ट्रायड होती है, उसको हम जो है कौन सी फाइंडिंग्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज ओवेरियन फाइब्रोमा, ये जो हो गया प्रेजेंट हो गया, इसको हम ओवेरियन फाइब्रोमा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एसाइटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, दूसरी फाइंडिंग। एंड तीसरी फाइंडिंग वो जो मैं पहले बताया आपको, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मेक सिंड्रोम। तो ये बात जो है आपने नहीं बोलनी, ठीक है जी। अब आ जाओ थीकोमा। तो थीकोमा जो है बेसिकली बिनाइन कंडीशन है, ठीक है। थीकोमा जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ऐसा ट्यूमर जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो और एस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होगा क्या करेगा, आपकी जो वुमेन वुमेन जो है उनकी जो यूट्राइन है उनकी प्रोलिफरेशन करवाएगा। जब प्रोलिफरेशन करवाएगा करवाएगा होगा कि एट द एंड होगा क्या, कि उसकी शेडिंग हो जाएगी। जब शेडिंग हो जाएगी तो आपको यूट्राइन ब्लीडिंग, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और ये मोस्टली जो है थीकोमा आपको पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में देखने को मिलता है, पोस्ट वुमेन्स में देखने को मिलता है।
ठीक है, दैट इज आल्सो बिनाइन कंडीशन। अब आ जाओ सर्टोली लिडिक सेल ट्यूमर। नाम से ज़ाहिर होगा कि यार सर्टोली की बात हो रही है, लिडी की बात हो रही है, तो दैट मींस कि इसमें जो है होता है ये फीमेल का ट्यूमर है, लेकिन इसमें जो है मेल जो है टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी होती है इसमें, बिकॉज ऑफ लीडिक सेल एंड सर्टोली सेल आर क्लासिकली फाउंड इन द मेल जेनिटल सिस्टम। ठीक है, ये मेल टेस्टिस में अगर मैं बहुत ज्यादा कहूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्टोली लीडिक सेल ट्यूमर। ठीक है, तो ये ग्रे टू येलो ब्राउन मास होता है, ग्रे टू येलो ब्राउन मास होता है। क्योंकि ये सर्टोली लीडिक सेल है तो इसमें कौन सी हिस्टोलॉजी प्रेजेंट होगी, इसमें टेस्टिकुलर हिस्टोलॉजी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद जो है अ, जब ये सर्टोली लीडिक सेल अगर फीमेल में प्रेजेंट हो एबनॉर्मली या इनका ट्यूमर हो, तो जारी बात है ये एस्ट्रोजन तो रिलीज करने से रहे, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये मेल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मेल एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब जब ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आप सबको पता है कि जब प्यूबर्टी पर इंक्रीज होता है तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक करवाता है। ठीक है, विरिलाइजेशन करवाएगा। ठीक है, दैट विल लीड टू विरिलाइजेशन। अब ये जो विरिलाइजेशन इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है फेशियल हेयर आ सकते हैं। ठीक है, फेशियल हेयर आ सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, मेल पैटर्न बार्नेस हो सकती है, मेल पैटर्न बार्नेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्लिटोरल एनलार्जमेंट होती है, क्लिटोरल एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ क्लिटोरस जो है क्लिटोरस जो है वो बेसिकली होमोलॉग्स होता है ग्लैंड ऑफ पेनिस पेनिस से। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो क्लिटोरल एनलार्जमेंट भी आपको देखने को मिलती है। तो ये जो है सेटोली लिडिक सेल ट्यूमर की जो है वो कहानी है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट, कोशिश मेरी यही थी कि मैं आज जो है आपको करवाता ग्रेनुलोसा सेल से रिलेटेड। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल से कह रहा हूँ कि कोशिश थी कि मैं आपको जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड भी करवा देता, जो कि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो ये जो है मैं इस टॉपिक को जो है खत्म करके वाइंड अप करने वाला हूँ, तो उसको जो है हम इंशाल्लाह सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर जो है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है, एंड दैट इज मैलिग्नेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये उन वुमेन्स में होता है जो कि पोस्ट मेनोपॉजल आप कह रहे हो, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। ठीक है, अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, मैंने पहले भी जब मैं फिजियोलॉजी करवा रहा था, ये जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं ये एस्ट्रोजन भी बनाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो प्रोजेस्टेरोन भी बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवा देंगे, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी करवा देंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल ब्रेस्ट पर भी होता है, तो ये क्या करवाएंगे, ये ब्रेस्ट टेंडरनेस करवा देंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस करवा देंगे। ठीक है, अब जब आप इस कैंसर की जो बायोप्सी करोगे तो उसमें आपको क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी, और उस क्लासिकल फाइंडिंग को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्रेनुलोसा सेल होते हैं, क्योंकि सेल ट्यूमर जो है वो ग्रेनुलोसा सेल का है। ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो इर्द गिर्द या हेफरसेडली जो है वो अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल अरेंज अराउंड, ठीक है, अराउंड कलेक्शन ऑफ इजिनोफिलिक फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ इजिनोफिलिक फ्लूइड पिंक कलर का होगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ हियर, ये आपका इजिनोफिलिक फ्लूइड हो गया, और ये आपके जो है ग्रेनुलोसा सेल हो गए। लेट मी ड्रॉ बिगर, ताकि आपको मैं एक चीज समझा दूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है मैं पहले भी पीछे ड्रा कर चुका हूँ, जिसको हम कॉफी बीन का भी साइन साइन देते हैं। ठीक है, तो कॉफी बीन जो है हमने दो चीजों में पढ़ा था, एक ब्रेनर ट्यूमर में पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था, अब एक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं
ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में, ठीक है। तो कॉफी बीन जो हमने ब्रेनर में पढ़ा था उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ऑफ उसमें जो है आपको इजिनोफिलिक फ्लूइड देखने को नहीं मिलता, लेकिन कॉफी बीन जो है इसमें सराउंड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ग्रेनुलोसा सेल ही होते हैं जो कि सराउंड कर रहे होते हैं एजिनोफिलिक फ्लूइड, एजिनोफिलिक फ्लूइड के इर्द गिर्द, ठीक है। इस क्लासिकल फाइंडिंग जो को जो है नाम देते हैं उसको हम कहते हैं, मैं गोल्डन वर्ड से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, कॉल एक्सिनर बॉडीज, कॉल एक्सिनर बॉडीज। ये आपको फाइंडिंग मिलती है, क्लासिकल फाइंडिंग मिलती है इन विच ट्यूमर, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है। और जो इसमें ट्यूमर मार्कर जो है वो इनहिबिन जो है, ट्यूमर मार्कर आपने याद रखना है, आपका जो इनहिबिन है जो है, इनहिबिन बी जो है वो इंक्रीज हुआ होता है। तो जब इनहिबिन बी इंक्रीज हुआ होगा, इसका बेसिकली फंक्शन ही होता है कि एफएसएच को जो है वो डिक्रीज करता है, तो आपका जो एफएसएच जो है वो आपको लाजमी जो है वो, जारी बात है, वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपने याद रखना है। ये था यार आज की वीडियो में, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर करवा दूं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो है हम कैरी कंटिन्यू करेंगे यूट्राइन कंडीशन की तरफ। अब वो जो सेक्स क्रोमोसोम का टॉपिक जो है वो फिर हम सेपरेटली जो है वो करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।